सभी बच्चों को नमस्कार। हिंदी की ई क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम व्याकरण के अंतर्गत पद परिचय का अध्ययन करेंगे। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है और उन्हीं शब्दों को हम स्वतंत्र अर्थवान इकाई मानते हैं और उन्हीं शब्दों को जब एक वाक्य में प्रयोग कर लिया जाता है तब वह पद बन जाता है और उसी पद का विस्तृत व्याकरणिक परिचय दे दिया जाए तो वही पद परिचय कहलाता है। यानी कि जो वाक्य में शब्द का प्रयोग किया गया है तो वाक्य में वह पद बन गया है और पद बनने के बाद उसका व्याकरणिक नियमों के आधार पर जब हम परिचय देते हैं तो वही परिचय पद परिचय कहलाता है। अब हम पद परिचय देते कैसे हैं, हमें पद परिचय देते समय कौन कौन सी बातें अवश्य बतानी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए, हम 8 भागों में इसको बांट लेते हैं जिसके अंतर्गत हम उसका परिचय देते हैं। संज्ञा अगर वह है तो उसके अंतर्गत हम बताएंगे कि वो संज्ञा के तीनों भेदों में से कौन सा भेद है, लिंग कौन सा है, वचन कौन सा है और कारक और क्रिया के साथ उसका संबंध कौन सा है। सर्वनाम अगर है वह पद तो हम उसके अंतर्गत सर्वनाम का भेद बताएंगे, उसके बाद पुरुष बताएंगे, लिंग, वचन, कारक और क्रिया से उसका संबंध कैसा है वो सब हम इसमें बताएंगे। तीसरा बिंदु है, अगर वह विशेषण है तो विशेषण के अंतर्गत हम उसका भेद, लिंग, वचन और उसका विशेष्य कौन सा है उसके बारे में बताएंगे। अगर वह क्रिया है तो क्रिया के भेद यानी अकर्मक है या सकर्मक है, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वाच्य, धातु से बनती है ना क्रिया, कर्म और कर्ता का उल्लेख हम करेंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप देखते हैं कि क्रिया के अंतर्गत आपको परिचय देना पड़ता है। अब पांचवा है क्रिया विशेषण। अगर वह क्रिया विशेषण है तो उसमें हम क्रिया विशेषण का भेद बताएंगे और कौन सी क्रिया का विशेषण है ये हम उसमें उल्लेख करेंगे। अगर वह समुच्चय बोधक है यानी जिन शब्दों या पदों को मिला रहा है तो उस समुच्चय बोधक का बताएंगे और किन को वो मिला रहा है उसके बारे में लिखेंगे। सातवां है संबंध बोधक। अगर वह संज्ञा या सर्वनाम के आपसी संबंध को दिखा रहा है तो हम उसके बारे में लिखेंगे। और फिर है विस्मयादि बोधक यानी कि हर्ष, भाव, शोक, घृणा, विस्मय यानी कि जो हमारे भाव होते हैं उनको अगर वह दिखा रहा है तो हम उसमें विस्मयादि बोधक का जिक्र करेंगे। तो आपने यहाँ पर ऊपर देखिए 8 पद हैं, 8 हैं ये जिसके अंतर्गत परिचय पद का दिया जाता है और इनको हम 2 भागों में बांट लेते हैं। एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। अविकारी यानी कि अव्यय। तो विकारी के अंतर्गत आते हैं आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया। यहाँ पर ये क्रिया ये विकारी के अंतर्गत आते हैं। ये विकारी का अर्थ होता है जिसमें कुछ विकार आ जाता है यानी कि जो बदल जाता है, जिसका स्वरूप भिन्न भिन्न हो जाता है, अनेक रूपों में वाक्य के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये विकारी पद कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले देखिए, आपको पद परिचय अगर देना है तो आपके पास एक आधार होना चाहिए यानी कि आपको इनकी पहचान होनी चाहिए। संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण और क्रिया किसे कहते हैं। संज्ञा ये आप अभी तक पढ़ चुके हैं बच्चों और हम 2 मिनट में इसको एक बार इसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। संज्ञा यानी कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, दशा आदि के नाम का बोध कराता है। जैसे कि पहाड़ है वो जातिवाचक संज्ञा है, बुढ़ापा है वो भाववाचक संज्ञा है, रमन नाम लिया जाए तो वह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसके बाद आता है सर्वनाम। सबसे आसान है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है यानी कि संज्ञा जितनी भी हैं अगर वो आपको अच्छे से आती हैं तो उनके स्थान पर जहाँ पर भी सर्वनाम का प्रयोग होता है, जहाँ पर भी किसी शब्द का प्रयोग होता है तो वो सर्वनाम कहलाता है। जैसे रमन जा रहा है, उसे एक किताब की आवश्यकता है तो रमन के स्थान पर यहाँ पर उसे का प्रयोग किया गया है तो उसे यहाँ पर क्या है, सर्वनाम है। अब जैसे विशेषण है, सभी कुछ ये इसके आधार पर टिकते चले जाते हैं आगे। तो विशेषण भी हम कहेंगे जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है।
जैसे अच्छा लड़का है, यहाँ पर लड़का संज्ञा है और उसकी विशेषता बता दी है अच्छे के माध्यम से, तो अच्छा यहाँ पर विशेषण है। और इसी तरह क्रिया है, क्रिया यानी कि जहाँ पर कोई कार्य हो रहा होता है वो क्रिया होती है। जिस शब्द से हम पहचान पाते हैं कि ये कार्य हो रहा है वो क्रिया कहलाता है। तो ये अभिकारी पद हैं और इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे अविकारी पद शब्द यानी कि अव्यय। अव्यय वे होते हैं जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लिंग का, वचन का, काल का, यानी कि वे हर जगह एक ही रूप में, एक ही आकार में प्रयोग होते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसने लिखा प्रातः, अभी, धीरे धीरे, उधर, यहाँ, परंतु, और, इसलिए, ये सारे अव्यय होते हैं। अव्यय के भी 4 भेद होते हैं। यहाँ पर आप देखिए क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, और एक निपात भी माना जाता है इसके अंतर्गत ही। तो क्रिया विशेषण होता है जो क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया की विशेषता यानी कि वह धीरे धीरे चल रहा है। यहाँ पर क्रिया चलने की विशेषता बता दी है, धीरे धीरे। इसी तरह संबंध बोधक होता है, मेरे घर के सामने एक बरगद का पेड़ है, तो के सामने यहाँ पर जो है वो संबंध बोधक है, जो घर और पेड़ के मध्य में संबंध स्थापित कर रहा है। उसी तरह समुच्चय बोधक, मैं और राम कल वहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ पर और जो आया वो क्या है, समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक कभी शब्दों को जोड़ता है तो कभी वाक्यों को भी जोड़ता है। विस्मयादि बोधक, अरे ये क्या हो गया, यहाँ पर जहाँ आपको कोई विस्मय, कोई दुख, कोई खुशी, इस तरह के भाव दिखाई देते हैं, वहाँ पर विस्मयादि बोधक होता है। और निपात होता है कि वहाँ तो मैं ही जाऊँगा, यानी कि ही, भी, तो, तक आदि ऐसे शब्द होते हैं जिसके माध्यम से हम अर्थ पर दबाव डालते हैं और उसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है। तो अगर हम इसका पद परिचय करते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक ही शब्द होता है, उसको अनेक अर्थों में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे और शब्द आया है यहाँ पर, और इसका देखिए हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो किस तरह से वो अलग अलग, कभी सर्वनाम बन जाता है, कभी विशेषण, क्रिया विशेषण या समुच्चय बोधक, यानी कि हमने जितने भी 8, 9 या ऊपर नाम लिए हैं उनमें से वो कोई भी बन सकता है। जैसे कि सबसे पहले और शब्द आया है, इसको देखेंगे औरों की बात मत कीजिए। औरों यानी कि अगर मैं कहूँ यहाँ पर अमर की बात मत कीजिए, तो अमर के स्थान पर ये औरों का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर ये संज्ञा के स्थान पर होता है। तो यहाँ अगर आपको कहा जाता है कि औरों का पद परिचय क्या होगा, तो ये औरों यानी कि सर्वनाम आ जाता है। उसी तरह से यहाँ पर देखते और लोग आएंगे, प्रयोग के आधार पर जानेंगे कि आप वो वास्तव में योजक है, समुच्चय बोधक है, या वो संज्ञा या सर्वनाम की जगह पर आ रहा है। तो यहाँ पर और लोग कब आएंगे, यानी कि मात्रा के स्थान पर, यहाँ संख्या के स्थान की ओर इशारा किया गया है, तो ये विशेषण है। यानी कि और लोग, यानी मैं कहूँ 10 लोग कब आएंगे, तो यहाँ पर विशेषण है जो कि संज्ञा की विशेषता बता रहा है। अब आगे जैसे मैं अभी और खाऊंगा, यानी कि खाने की मात्रा की ओर संकेत किया गया है, तो यहाँ पर और क्रिया विशेषण दिखा रहा है। सुमन आई और उपहार देकर चले गई, ये होता है समुच्चय बोधक है, ये होता है योजक, जो आप संयुक्त वाक्य में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर कहता है कि जैसे और यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, तो इसका अर्थ है कि ये समुच्चय बोधक का कार्य कर रहा है। तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि वो शब्द वहाँ पर कौन से कार्य को संभव बना रहा है, तब आप उसका परिचय दे पाएंगे। अब जैसे अच्छा शब्द है, इसको हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो ये किस तरह से अलग अलग रूप में आ जाता है। संज्ञा, जैसे अच्छों की शरण में जाओ, यानी कि यहाँ पर संज्ञा का और इशारा कर रहा है। अच्छों की शरण में जातिवाचक बन गया है, यानी कि जो अच्छे लोग हैं उनके पास तुम्हें जाना चाहिए। अच्छे लोगों की जगह यहाँ पर अच्छों के आ गया सीधा। और कुछ अच्छे काम किया करो, ये विशेषण है, यानी कि काम कैसे करो, अच्छे करो, तो यहाँ पर ये विशेषण का पद परिचय देगा। और वह बहुत अच्छा नाचे, यानी कि नाचने का जो कार्य है उसकी विशेषता बताई है कि कैसा नाचे, यानी कि अच्छा, अर्थात क्रिया की विशेषता है, तो यहाँ पर ये क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा है। इसी तरह से अच्छा तुम्हारी इतनी हिम्मत है, तो यहाँ पर आप देखते हैं एक तो सिंबल आ गया है, यहाँ पर चिन्ह आ गया है विस्मय का, जो एक आता है, उसके नीचे छोटी सी बिंदी आ जाती है। एक तो वो चिन्ह है, और यहाँ पर एक तरह से भाव दिखा रहा, हैरानी हो रही है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है, तो यहाँ पर ये विस्मयादि बोधक के रूप में उपस्थित हो रहा है।
अब जैसे आगे हमने कुछ लिया है और आगे बहुत लिया है, तो कुछ मुझे खाने को कुछ दे दीजिए, कुछ यानी कि खाने को रोटी दे दीजिए, तो रोटी की जगह इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये सर्वनाम दिखा रहा है। कुछ छात्र जा चुके हैं, यहाँ पर कुछ क्या है, यानी कि छात्रों की संख्या है जो कि ये अनिश्चित है, तो ये विशेषण बता रहा है। कुछ के लिए जलपान प्रबंध है, ये भी ये संज्ञा है यहाँ पर। कुछ के लिए यानी कुछ लोगों के लिए जलपान का प्रबंध है, यहाँ पर लोगों के लिए यानी कि यहाँ पर लुप्त कर दिया गया है। और क्रिया विशेषण कुछ पढ़ो तो सही, यानी कि कार्य के बारे में बताया गया, कुछ तो पढ़ो, तो यहाँ पर क्रिया की विशेषता है, तो ये क्रिया विशेषण बन गया है। इसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत है, उसका भी हमने अलग अलग तरह से यहाँ पर प्रयोग किया है, आप देख सकते हैं इसका। और इसके बाद ऐसा आ जाता है, इसको भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये 4 जगह पर 4 वाक्यों में इस्तेमाल हो रहा है और हर वाक्य में इसका स्वरूप अलग अलग है, यानी कि ये अलग अलग पद परिचय अपना दे रहा है। ये आ गया है जैसे वह भी आ गया है, यहाँ पर देखिए वह आ गया, यानी कि कोई व्यक्ति आ गया, तो यहाँ पर सर्वनाम है। और अगर मैं कहूँ वह घर हमारा है, वह यानी कि एक संज्ञा की तरफ इशारा किया गया है, तो ये विशेषण होता है, सार्वनामिक विशेषण, जिसमें संज्ञा की तरफ इशारा किया जाता है। तो यहाँ पर ये कहता है कि वह घर, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम आता है ना बेटे, लेकिन इसने संज्ञा के साथ सर्वनाम दे दिया है, तो ये इशारा किया गया है किसी वस्तु की ओर, और यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। पदों का व्याकरणिक परिचय करेंगे हम विस्तार के साथ। यहाँ पर देखिए ज़रा, ये कहता है, सबसे पहला वाक्य लिया है, रचना यहाँ बच्चों को पढ़ाती है। रचना, यहाँ पर आप देखते हैं कि रचना यहाँ बच्चों को पढ़ाती है। इस वाक्य का हम पद परिचय देंगे यहाँ पर, और ये पद परिचय हो जाएगा आपका रचना। ये कहता है रचना अर्थात किसी व्यक्ति का नाम है। आप समझ गए हैं कि रचना यहाँ पर कोई लड़की है, स्त्री है, जो कि पढ़ाने का कार्य कर रही है। और इसमें आप ये नाम है किसी व्यक्ति का, नाम है तो ये संज्ञा के अंतर्गत कहाँ जाएगा, व्यक्तिवाचक में जाएगा। अब ये लड़की है तो ये कहाँ जाएगा, स्त्रीलिंग में जाएगा। और एक अकेली है यहाँ पर, तो ये एक वचन में जाएगा। और ये कार्य को संभव बनाती है, तो ये कर्ता कारक है, और पढ़ाती है क्रिया का कर्ता है। समझ गए ना। अब अगर हम यहाँ पर कहें बच्चों को यहाँ पर शब्द हमने ले लिया है, तो बच्चों को यानी कि पूरे जो बच्चे होते हैं उनकी जाति की ओर इशारा है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा है और पुल्लिंग है। बच्चों को, एक बच्चे को नहीं, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाती है, तो ये बहुवचन है। और को यानी कि कर्म कारक है, कर्म कारक का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। पढ़ाती है, पढ़ाने का कार्य हो रहा है, तो ये क्रिया है। और क्रिया है तो कौन सी क्रिया है, अकर्मक है कि सकर्मक है। किसको पढ़ाती है, बच्चों को पढ़ाती है। हमारे पास उत्तर आ रहा है, कर्म आ रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया है। और पढ़ाती है ये अकेला है, यानी कि अकेली है, और तो ये एक वचन है, स्त्रीलिंग है। पढ़ाता है तो पुल्लिंग होता, पढ़ाती है स्त्रीलिंग है। और है वर्तमान काल है, और पढ़ धातु है। और यहाँ पर आप देखते हैं वाच्य भी बताते हैं, रचना यहाँ बच्चों को पढ़ाती है यानी कि क्रिया का विस्तार नहीं है, और कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग है, तो ये कर्तृवाच्य है। और इसमें कर्ता कौन है, कर्ता यहाँ पर रचना है। अब दूसरा देखिए ज़रा, अमर यहाँ पिछले साल रहता था। ये वाक्य हम लेते हैं और इसके बारे में हम बातचीत करते हैं कि अमर यहाँ पिछले साल रहता था। तो अमर यहाँ क्या आएगा, सबसे पहले अमर की बात करेंगे। अमर क्या है, संज्ञा है, नाम है किसी व्यक्ति का। और आपने शुरुआत में ही देखा था कि नाम आता है तो वो क्या कहलाता है, संज्ञा होती है। और व्यक्ति का नाम है या किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो अमर यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रहता था, ये क्या है, ये पुरुष है, यानी कि पुल्लिंग है, एक वचन है। और अमर यहाँ पर करता है, यानी कि ये कार्य कर रहा है, रहने का कार्य कर रहा है, तो ये करता है। और रहता था क्रिया का भी करता है।
अब अगला है पद हमने लिया है यहाँ, इसका परिचय हम देंगे। देखिए यहाँ क्रिया है रहता था। अब आप सवाल करेंगे कहाँ रहता था, उसका उत्तर है यहाँ रहता था। तो यहाँ पर ये जो आया है पद, ये किसके जवाब में आया है? क्रिया के विशेषता के जवाब में आया है। तो ये क्रिया विशेषण है। और कहाँ अगर आता है तो क्रिया विशेषण वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है, यानी कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण है और इसमें क्रिया की विशेषता बताई गई है। अगला है रहता था, रहना है ये, यानी कि कार्य है, रहने का कार्य कर रहा था, तो रहता था क्रिया है। अब यहाँ पर आप कर्म नहीं पाएंगे, यहाँ कर्म कहीं पर भी नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया है। वैसे भी आपको पता है रहना, सोना, दौड़ना, हंसना, ये बैठना, ये सब क्या होते हैं? ये अकर्मक क्रिया होते हैं। ये वैसे भी आपके मस्तिष्क में होनी चाहिए बातें। तो ये अकर्मक क्रिया है, एक वचन है, पुल्लिंग है। या रहता था, थी नहीं है, था है तो पुल्लिंग है। और रहता था, रहते थे नहीं है, यह रहता था है, तो यहाँ पर एक वचन है, पुल्लिंग है। और अन्य पुरुष है और भूतकाल है। रहता था यानी कि जो चीज़ें बीत चुकी हैं, पहले रहता था अब नहीं रहता है, तो ये भूतकाल है। और अमर के अनुसार ये क्रिया का प्रयोग है, तो ये कर्तृवाच्य भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अब तीसरा है वाक्य, इसमें देखेंगे मैंने उसे बहुत समझाया, मैंने उसे बहुत समझाया। तो यहाँ पर हम केवल बहुत का लेंगे क्योंकि ये थोड़ा अलग है। तो ये बहुत का हम देखेंगे कि इसका पद परिचय क्या हो सकता है। समझाना यहाँ पर क्रिया है, यहाँ आप देखते हैं समझाया, समझाना क्या है? यहाँ पर क्रिया है। और कितना समझाया? बहुत समझाया, तो ये क्रिया की विशेषता है। तो बहुत यहाँ पर क्या है? बहुत यहाँ पर क्रिया विशेषण है। और मात्रा के बारे में बताया गया है, कितना समझाया, यानी कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है और समझाया क्रिया की विशेषता है। वह दौड़कर बाग में गया, वह के बारे में बताइए ज़रा, वह क्या होता है? वह दौड़ कर बाग में गया, मैं इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हूँ कि अमर दौड़ कर बाग में गया। तो अमर यहाँ पर संज्ञा होती है, लेकिन संज्ञा के स्थान पर एक शब्द प्रयोग किया गया है, इसको हम कहते हैं सर्वनाम। और ये सर्वनाम है। अब सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम है? आप देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक है। उत्तम में आता है मैं, हम, और मध्यम में आता है तुम, और अन्य पुरुषवाचक में आता है वह, वे, ये सब। तो ये अन्य पुरुषवाचक यानी कि वह बन गया है यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब वह गया यानी कि एक वचन है, गया, गई नहीं है, गया है, तो ये पुल्लिंग है। और कर्ता कारक, क्योंकि ये कार्य कर रहा है, ये दौड़कर जाने का कार्य कर रहा है, तो ये कर्ता कारक है और गया क्रिया का कर्ता है। अब है यहाँ पर दौड़कर, ये दौड़कर अगर हम पूछें कि इसका पद परिचय क्या होगा, तो आप यहाँ देखिए कि कार्य क्या हो रहा है? जाने का कार्य हो रहा है। गया, कैसे गया? दौड़कर गया, तो ये दौड़कर बता रहा है क्रिया की विशेषता, तो ये बन गया है ऋतुवाचक क्रिया विशेषण और गया क्रिया की विशेषता बता रहा है। अब हम लेते हैं गया। गया क्या है? यहाँ पर जाने का कार्य ये क्रिया है और ये क्रिया एक वचन है, पुल्लिंग है और ये बीत चुका है, यानी वो गया था। ये भूतकाल है और कर्तृवाच्य है, क्योंकि इसमें क्रिया का विस्तार नहीं है बल्कि ये कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग दिखाई दे रहा है। तो इसमें भूतकाल है और कर्तृवाच्य है और कर्ता इसका वह है। इसके बाद है आगे देखिए बाग में कुछ लोग बैठे थे। पहले हम बात करेंगे बाग की। बाग यहाँ पर कौन सी संज्ञा है? बाग यहाँ पर अब आम का बाग है, या हम कहेंगे शालीमार बाग है, या और आप अनेक नाम दे देते हैं उसके। तो बाग नए अनेक होते हैं, लेकिन उन बागों का नाम क्या होता है वो नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है। यहाँ पर केवल बाग के बारे में बताया गया है। तो ये जातिवाचक संज्ञा बनकर आया है, यानी कि संज्ञा है लेकिन जाति का बोध करा रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। अब बाग है यानी कि एक वचन है और बाग को हम पुल्लिंग के अर्थ में लेते हैं। अब आपने कारक पढ़े हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के साथ के द्वारा
संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होना, है ना। संबंध का के की अधिकरण में पेपर, अधिकरण होता मैं पेपर, यानी कि बाग में गया, तो ये अधिकरण कारक है। तो आपको कारक की पहचान भी होनी चाहिए। कुछ लोग बैठे हैं, कुछ, अब कुछ किसके साथ आया है यहाँ पर संज्ञा के साथ आया है, यानी कि संज्ञा की विशेषता बता रहा है। तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर लोगों की संख्या के बारे में बात की गई है, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। अब संख्या बताई नहीं गई है तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बन जाएगा। तो समझ आया आपको कि ये संज्ञा की विशेषता बताता है। संज्ञा की विशेषता बताते हुए लोगों की संख्या के बारे में बात कर रहा है और संख्या को निश्चित नहीं बता रहा है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बन जाता है। और ये जो यहाँ पर ये जो संज्ञा आई है जिसकी विशेषता बताई जा रही है वह विशेष्य कहलाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि विशेषण में हम क्या क्या बताते हैं, केवल हम ये बताते हैं कि वह विशेषण है, कौन सा भेद है और किस विशेष्य का वो विशेषण है। अब आता है लोग, यानी कि लोग बैठे हैं। लोग यानी कि जैसे पीछे आया था अपने बच्चे, तो वो जाति की ओर इशारा किया गया है, तो जातिवाचक संज्ञा है और पुल्लिंग है। लोग यानी कि बहुत सारे व्यक्ति, तो बहुवचन है। और वहाँ पर बैठे कौन है, लोग, यानी कि कर्ता कारक है। तो इसमें आप देखते हैं कि ये कर्ता कारक है और बैठने का कार्य भी कर रहे हैं, तो बैठना क्रिया का भी ये करता है। बैठे थे, अब आगे है अगला लिया हमने बैठे थे, यानी कि ये कार्य कर रहे हैं। कौन सा, बैठने का कार्य। तो ये कार्य जो हो रहा है उसको हम बोलते हैं क्रिया। अब मैंने आपको जैसा भी बताया था, कुछ क्रिया ऐसी होती है जो हमेशा ही अकर्मक होती हैं, रोना, हंसना, बैठना। तो जैसे बैठना है तो वो अकर्मक क्रिया है। अब बैठे थे, था नहीं है, था होता तो एक वचन होता, लेकिन यहाँ पर बैठे थे है तो ये बहुवचन है। अब ये लोग जब पुल्लिंग है तो ये भी पुल्लिंग है। अब बैठे थे कर्ता के अनुसार क्रिया है तो ये कर्तृवाच्य है, और थे इसमें आ गया है तो ये भूतकाल है, यानी बीत चुकी है बात। वो बातें जो पहले हुई थी वो इसने यहाँ पर बताई हैं, तो ये भूतकाल है और यहाँ पर कर्ता बनेगा लोग। अगला देखिए जरा, जल्दी चलो बरसात आने वाली है, आने ही वाली है, आने ही वाली है। तो हमने लिया है यहाँ पर ही यहाँ पर होता है निपात। जैसे बताया था ना आपको, विस्मयादि बोधक के बाद जो क्रिया विशेषण जो अव्यय आया था, यानी ये अव्यय है और निपात है। ही, भी, तो, तक, ये सारे निपात कहलाते हैं। भारतीय सैनिक रणभूमि में वीरता दिखाते हैं और शत्रुओं को सबक सिखाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले भारतीय। भारतीय क्या है, यहाँ पर भारतीय किसको कहा गया, हम कहते हैं अमेरिकी, भारतीय और अफ्रीकी। हम यानी कि एक तरह से जो वहाँ का देश है उनकी एक विशेषता बता दी है हमने। तो ये जो सैनिक यहाँ पर संज्ञा आया है इसकी विशेषता बता रही है, कहाँ के सैनिक, यानी भारतीय सैनिक। तो ये सैनिक की विशेषता बताई गई है, तो ये विशेषण है। अब ये गुण बताया गया है कौन से, यानी कि भारतीय, तो ये गुणवाचक विशेषण है। गुण बताया जाता है तो गुणवाचक विशेषण होता है। और आप यहाँ देख रहे हैं कि भारतीय पुल्लिंग है और बहुवचन है, हम सब भारतीय हैं। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर ये बहुवचन है और विशेष्य यहाँ पर है सैनिक। सैनिक विशेष्य की विशेषता बताई गई है भारतीय के माध्यम से। अब सैनिक आप देखते हैं, सैनिक क्या बनेगा, सैनिक जाहिर है संज्ञा तो है ही। आपने ऊपर जैसे देखा कि संज्ञा की विशेषता बताई थी, तो संज्ञा तो है, लेकिन सैनिक भी अलग अलग होते हैं। जैसे आप देखते हैं भारत के सैनिक है, अफ्रीकी सैनिक है, तो वो सैनिक तो एक जाति बन गई है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। और सैनिक के नाम से बहुवचन का बोध हमें होता है और पुल्लिंग होता है और कर्ता कारक है ये, क्योंकि वीरता दिखाने का कार्य कौन करता है, यहाँ पर सैनिक करते हैं, तो ये कर्ता कारक है और दिखाते ही क्रिया का करता है। रणभूमि में, रणभूमि में, युद्ध भूमि में, रणभूमि में, पार्क में, और आप कह सकते हैं पहाड़ों में, मैदानों में, ये आप क्या है, ये एक तरह से जाति का बोध करा रहा है, जातिवाचक संज्ञा है। और रणभूमि एक स्थान है, यानी कि एक वचन है, पुल्लिंग है, इसको माना जाता है। और अभी ऊपर जैसे मैंने बताया था मैं, पे, पर, ये अधिकरण कारक मानते हैं, तो ये अधिकरण कारक है। आगे हमने शब्द लिया है, पद लिया है वीरता। वीरता के बारे में बात करेंगे कि ये एक भाव है ना,
और जैसे आपने संज्ञा में पढ़ा है कि जो शब्द भाव दशा स्थिति को का नाम दिखाते हैं, तो ये एक भाव का नाम है, जो वीरता का भाव है उसका नाम ये दिया गया है, तो ये भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। अब एक वचन है, स्त्रीलिंग है, वीरता को हम स्त्रीलिंग मानते हैं, और क्या दिखाते हैं, वीरता, यानी कि क्या का उत्तर आ रहा है यहाँ की कर्म कारक है। और दिखाते हैं, दिखाना ये कार्य हो रहा है, दिखाने का कार्य हो रहा है, ये क्रिया तो है, लेकिन क्या दिखाते हैं, उत्तर हमारे पास आ जाता है वीरता, तो ये कर्म हमारे पास है, तो हम इसको कहेंगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया है, दिखाते हैं यानी बहुवचन, बहुवचन है, पुल्लिंग है, दिखाते हैं, दिखाती नहीं आया, दिखाते हैं, तो ये पुल्लिंग है। और कर्तृवाच्य है क्योंकि कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया गया है, और है आया है तो ये वर्तमान काल है। और इसका कर्ता कौन है, इसका कर्ता सैनिक है। अब यहाँ देखिए जरा, ऊपर आया था और आप समझ गए होंगे, इसने दो वाक्यों को जोड़ा गया है, समुच्चय बोधक है, और यहाँ पर क्या है, समुच्चय बोधक है, क्योंकि इसने दो वाक्यों को साथ में जोड़ा गया है। अब एक और आया, शत्रुओं को, इसमें और भी लेते हैं हम, शत्रुओं को, शत्रु एक जाति बन जाती है, शत्रु कोई भी हो सकता है, ये शत्रुओं की जाति का बोध कराता है, तो इस जातिवाचक संज्ञा है। और पुल्लिंग है, बहुवचन है, शत्रु को नहीं है, शत्रुओं को है, तो ये बहुवचन का प्रयोग भी किया गया है। और किसको दिखाते हैं, यानी शत्रुओं को, तो ये कर्म कारक है यहाँ पर। अब सबक सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं, सबक। अब सबक क्या है, सबक एक भाव है, कोई वस्तु नहीं है, ये भाव है, तो ये भाव जहाँ पर आता है वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती है, तो सबक यहाँ पर भाववाचक संज्ञा का प्रयोग है। और सबक सिखाते हैं यानी कि एक वचन है, पुल्लिंग है, और कर्म कारक है, क्या सिखाते हैं, सबक सिखाते हैं, तो कर्म कारक का प्रयोग भी किया गया है। सिखाते हैं का आ चुका है ये, सिखाते हैं, जैसे आपने ऊपर दिखाते हैं, वीरता दिखाते हैं का पढ़ा था ना, उसी तरह से सिखाते हैं भी सिखाना है यहाँ पर, और इसको हम सकर्मक क्रिया करेंगे क्योंकि हमारे पास क्या का उत्तर आता है, सबक है, तो ये सकर्मक क्रिया है। और सिखाते हैं है तो बहुवचन है, पुल्लिंग है, और कर्तृवाच्य है क्योंकि इसमें क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयोग की गई है, और है आता है तो वर्तमान काल है, यहाँ पर कर्ता कौन है, कर्ता यहाँ पर सैनिक है। मैं कल बीमार था इसलिए गांव नहीं गया, ये देखिए, इसलिए एक शब्द आया है यहाँ पर, एक पद आया है, इसलिए जो पद आया है उसने इन दोनों वाक्यों को जोड़ा है, मैं कल बीमार था, गांव नहीं गया, इनको जोड़ा गया है इसलिए के माध्यम से, इसलिए के द्वारा। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, अव्यय है और समुच्चय बोधक है। उस गमले में 3 फूल खिले हैं, 3 फूल खिले हैं, यानी कि इसमें आप देखेंगे कि वो पहले हम लेंगे उस शब्द पद को लेते हैं। अब जैसे मैंने बताया था वह घर मेरा है, पीछे बताया था, तो घर की ओर इशारा किया गया था, तो वहाँ पर वो सार्वनामिक विशेषण था, है ना। इसमें भी आप देखते हैं गमला संज्ञा होती है, गमला क्या है, संज्ञा, और उस क्या है, ये सर्वनाम है। लेकिन यहाँ पर उस, यहाँ पर किसके लिए, किसकी ओर इशारा कर रहा है, यहाँ पर उस इशारा कर रहा संज्ञा की ओर। संज्ञा के साथ सर्वनाम का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन संज्ञा के साथ सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है, तो इसका क्या अर्थ है कि वो सार्वनामिक विशेषण है, न कि सर्वनाम, बल्कि वो क्या है, सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि वो संज्ञा की ओर इशारा कर रहा है। वह गमला, उस गमले में, यानी कि एक संकेत कर रहा है, इशारा कर रहा है, तो यहाँ पर ये सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। और उस गमले में, यानी कि एक वचन है, पुल्लिंग है, और इसका विशेष्य बनता है, आप देखते हैं गमला, गमले में। अब गमला कोई भी हो सकता है, मिट्टी का गमला, पत्थर का गमला, तो उसका नाम नहीं है बल्कि जाति का बोध कराता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है, और मैं फिर आ गया है, तो ये अधिकरण कारक है। अब 3 आप देखते हैं यहाँ पर 3 फूल खिले हैं बोला है ना, तो 3 की आप पद परिचय देंगे, तो ये विशेषण है, कितने फूल, 3 फूल, और फूल यहाँ पर संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता बताई है कि कितने, यानी कि 3। तो आपने देखे थे कुछ लोग देखा था, वहाँ पर कुछ लोग आए थे, तो उसमें कुछ क्या था, अनिश्चित था, यानी कि उनकी संख्या नहीं बताई थी। यहाँ पर लेकिन संख्या बता दी गई है 3, तो ये संख्या बता दी गई है, तो इसका अर्थ क्या है, निश्चित संख्यावाचक हो गया, ये विशेषण है और पुल्लिंग है, और इसका विशेष्य बनता है फूल।
तो ये विशेष पूर्ण इसमें है और निश्चित संख्यावाचक विशेषण ये बन गया है। अब 10वां देखिए जरा, वीरों की सदा जीत होती है। वीरों की हम पहला लेते हैं यहाँ पर वीरों की। अब ये जो वीर है इनका नाम नहीं है, क्यों मैं कहूँ कि महाराणा प्रताप की हमेशा जीत होती थी, मैं कहूँ कि गांधी जी ने हमेशा अहिंसा का साथ दिया, तो ये नाम नहीं आया बल्कि जाति का बोध कराया है, यानी कि वीरों की अर्थात जातिवाचक संज्ञा। और यहाँ पर वीर नहीं है, वीरों है तो बहुवचन है और पुल्लिंग है। और ये देखिए जरा, ये जो की आया ना, ये की, ये मैंने आपको कारक बताए थे, संबंध कारक होता का के की, तो यहाँ पर की आ गया है तो ये संबंध कारक है। और इसमें जो जीत है उसके साथ में इसका संबंध दिखाया गया है। सदा, अगला है सदा। सदा जीत होती है। जीत क्या है यहाँ पर? कार्य है ना, कार्य हो रहा है। जीतना, जीतना क्या होता है? कार्य होता है। और कार्य की विशेषता बताई गई है, कब होती है? सदा, हमेशा। तो हमेशा जीत होती है, सदा जीत होती है। तो यहाँ पर क्या है? ये कालवाचक विशेषण है, यानी कि कालवाचक क्रिया विशेषण है। और क्रिया के काल का बोध कराया गया है। कब होती है जीत? हमेशा होती है जीत। किनकी? जो वीरता दिखाते हैं, जो वीर होते हैं। तो यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई गई है और का समय के बारे में बताया गया है। तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण है और क्रिया इसमें है जीत। अब यहाँ पर है आगे हम देखते हैं, होती है। यहाँ पर आते हैं, होती है। यहाँ पर होती क्या है? होती है यहाँ पर है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया है। क्यों अकर्मक क्रिया है? क्योंकि यहाँ पर जो होना है वो एक अलग सी क्रिया आ गई है जिसमें कि हम कर्म नहीं पाते हैं, ठीक है, क्योंकि जीतना भी क्रिया है यहाँ पर और होना भी क्रिया है। तो ये अकर्मक क्रिया है और एक वचन है, स्त्रीलिंग है, वर्तमान काल है आ गया ना, और ये कर्तृवाच्य है क्योंकि कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो ये यहाँ पर होती है क्या है? अकर्मक क्रिया का प्रयोग है। अब आगे देखिए जरा, इस संसार में ईमानदारी दुर्लभ है। इस संसार में ईमानदारी दुर्लभ है। तो इसमें पहले हम देखेंगे इस सर्वनामिक विशेषण काफ़ी आ गया है वैसे आपके पास। यहाँ पर भी संसार क्या है? संज्ञा है। संज्ञा की ओर इशारा किया गया है। कौन सा संसार? इस संसार, यानी इशारा किया गया है। तो ये सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग है। और यहाँ पर संसार एक मात्रा के रूप में आ गया है, तो एक वचन है, पुल्लिंग है। और यहाँ पर विशेष्य क्या आ गया है? संसार। संसार, संसार यहाँ पर क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है। और फिर वही अधिकरण कारक आ गया है, मैं पेपर, अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया। ईमानदारी, ईमानदारी यानी कि भाव, बेईमानी, ईमानदारी, बचपन, बुढ़ापा, ये सब क्या होते हैं? ईमानदारी यहाँ पर भाव होता है। जैसे बचपन है वो दशा है, बुढ़ापा दशा है, ईमानदारी भाव है। तो यहाँ पर भाव के बारे में जब बात करते हैं तो ये भाववाचक संज्ञा कहलाती है। और एक वचन है, स्त्रीलिंग है। ईमानदारी, ईमानदारी अच्छी चीज़ है, यानी कि स्त्रीलिंग है। और इसमें विशेषण विशेषक का आगे आएगा, जैसे दुर्लभ है, ये इसके बारे में आगे बात करेंगे। अभी तक हम केवल यही बात करते हैं कि ये भाववाचक संज्ञा है। अब आगे बात करते हैं दुर्लभ, जिसका वहाँ पर भी जिक्र कर दिया गया था। दुर्लभ क्या है? दुर्लभ एक विशेषण है, गुण के बारे में बताया गया है कि कैसा, यानी दुर्लभ गुण है यहाँ पर। तो गुणवाचक विशेषण है, एक वचन है, पुल्लिंग है। और जो ईमानदारी आया था ना अभी जो बात की थी आपने, वो इसका विशेष्य है। तो ईमानदारी इसमें विशेष्य है और दुर्लभ इसमें गुणवाचक विशेषण है। अरे आप आ गए, विस्मय आ गया। अरे आप आ गए, तो ये विस्मय आ गया है, तो विस्मय आदि बोधक अव्यय का प्रयोग किया गया है। आप, अगर आप की जगह हम कहें कि अमर आ गया, लेकिन वो संज्ञा थी, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया आप, तो आप क्या है यहाँ पर? सर्वनाम।
अब यहाँ पर आप देखते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 तरह के भेद होते हैं उसके। एक होता है उत्तम पुरुषवाचक, मैंने बताया था आपको, मैं, हम। उसके बाद होता है मध्यम, तुम और आप। आप भी मध्यम पुरुषवाचक में आता है। तो ये आप आता है यहाँ पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में, एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्ता कारक है, यानी कि वो आने का कार्य कर रहा है। अपूर्वा खाना धीरे धीरे खाती है, इसमें आ गया धीरे धीरे। कौन सा कार्य हो रहा है? खाने का कार्य। कैसे हो रहा है? धीरे धीरे। तो यहाँ पर जब खाने कार्य की विशेषता बताई जा रही है कि कौन सा कार्य कैसे हो रहा है, तो जब विशेषता बताई जाती है कार्य की, क्रिया की विशेषता बताई जाती है, तो वो क्रिया विशेषण कहलाता है। और तरीका बताया गया, ढंग बताया गया, विधि बताई गई है, तो वो धीरे धीरे यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण आ जाता है और क्रिया बनती है यहाँ पर खाती है। वह अचानक ही विदेश चला गया। वह अचानक ही, यहाँ पर हम बात करेंगे अचानक ही विदेश चला गया। देखिए यहाँ पर कार्य क्या है? विदेश जाने का। चला गया कब? अचानक। कैसे चला गया? अचानक ही चला गया। तो यहाँ पर तरीका बताया गया है कि अचानक ही चला गया, तो ये ऋतुवाचक क्रिया विशेषण है और चला गया क्रिया की विशेषता है। आज विभीषणों की कमी नहीं है। वैसे तो आप देखते हैं कि विभीषण एक व्यक्ति का नाम है और व्यक्तिवाचक में जाना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर देखिए मैंने उसको जातिवाचक में डाल दिया है। विभीषणों की, आपका नाम लेकर के हम ये नहीं कहेंगे आज अमरों की, आज श्यामों की, नाम का बहुवचन नहीं करते, लेकिन यहाँ पर बहुवचन किया गया है तो जाति की ओर इशारा किया गया है, यानी कि एक तरह से जो उसने कार्य किए उसके आधार पर उसको एक जाति सूचक शब्द बना दिया, तो ये है, बन गया है विभीषणों की, यानी कि जाति की ओर इशारा कर रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा बन गई है। और विभीषणों यानी कि बहुवचन है और पुल्लिंग है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि विभीषणों यहाँ पर व्यक्तिवाचक नहीं, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक विशेष जाति का बोध यहाँ पर करा रही है जो अपने कार्यों के आधार पर निश्चित हो गई है। मेरे घर के सामने बरगद का पेड़ है। के सामने, ये लिया है हमने आपकी बात। के सामने ये क्या है? ये आप देखते हैं कि यहाँ पर आप एक तो घर है, संज्ञा है, एक बरगद है, संज्ञा है। इन दोनों को जोड़ने का कार्य है, आपस में संबंध। घर के बाहर है, घर के सामने है, घर के पीछे है, घर के बगल में है, घर के बाएं है, दाएं है, तो वो जो उसकी स्थिति बता रहा है ना, उनका संबंध आपस में बता रहा है, वो के सामने है। तो ये संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग किया गया है। तो ये आपने पढ़ा कि इसमें किस तरह से एक जो पद होते हैं उनका परिचय हम विभिन्न माध्यमों से देते हैं और किस तरह से आप उनको पहचान पाते हैं। तो आज का अपना ये पाठ यहीं पर ख़त्म होता है।